साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर 10 प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित हूं। आप सभी का स्वागत है। प्रश्न शुरू करते हैं। साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना हल करोगे उतना अच्छा रहेगा। जहां से भी आपको प्रश्न मिले आप वहीं से हल कर सकते हो। जितनी आपकी तैयारी है उस स्तर के प्रश्न हल कर सकते हो। और प्रश्न हल करने का एक तरीका है, अगर आप किताब में उनको हल कर रहे हो तो जो प्रश्न आपने बिल्कुल आसानी से उनको हल कर दिया उनको तो छोड़ दीजिए। बाकी जिस प्रश्न में आपको कठिनाई हुई या जो प्रश्न आपका गलत हुआ है उनको आप वहीं पर निशान लगा लिया करो, ताकि दोबारा रिवीजन करेंगे तो फिर से पता चले कि हमने इसको ठीक किया है या नहीं किया है। चलो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार यानी दिया हुआ अधिकार, प्रदान किया हुआ अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमित हो जाते हैं? अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 21 ऑप्शन है, 31 बी है, 358 है, 359 है। देखो, अक्सर तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस तरह से तीन अनुच्छेद पूरे पूरे लिख रहे हैं, एक ऐसे कोई बीच का जो अलग लिख रहा है उसका पार्ट लिख रहा है 31 बी है, जैसे ये तीनों से अलग दिख रहा है, तो कई बच्चे सीधा सीधा ऐसा सोचते कि ये आंसर होगा। आजकल वो जमाना चला गया है, अब आंसर कुछ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 को आप अच्छे से जानते हो किससे संबंधित है। अब प्रश्न यहां है, इससे भी संबंधित नहीं, 358 और 359 से संबंधित है। तो यहां लिखा हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो विशेषकर हम ये कहें कि ये आपातकाल की बात कर रहे हैं। तो आपातकाल में अनुच्छेद 19 प्रदत्त, अनुच्छेद 19 में जो अधिकार मिले हुए हैं वो सीमित होते हैं 358 के तहत। स्पष्ट लिखा है कि जब भी बाह्य आपातकाल लगेगा, 358 में लिखा है कि जब भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग यानी राष्ट्रीय आपात का प्रयोग युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपराधिक कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव निषिद्ध है? पूर्वव्यापी मतलब भूतलक्षी प्रभाव की बात कर रहे हैं ये। तो भूतलक्षी प्रभाव निषिद्ध है, मना है, नहीं हो सकता, यानी आपराधिक कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। साथियों, हमने विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ा था। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताओं से संबंधित है, 20 है, 21 है, 22 है। अनुच्छेद 20 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपराधिक कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता, यानी किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको ऐसा नहीं है कि उस अपराध के बाद कोई विधि बनाकर उसको दंडित कर देंगे। जो विधि उस समय लागू है, जिस समय उसने अपराध किया है, उसी कानून के तहत उसको दंडित किया जाएगा। किसी भी कानून को बनाकर भूतलक्षी प्रभाव से लागू करके फिर उसको दंडित नहीं किया जा सकता। भूतलक्षी प्रभाव यानी बैकडेट से। तो आज कानून बना के बैक डेट से लागू करके उसको फिर दंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, सामान्य कानूनों को बैक डेट से, जैसे टैक्स वगैरह है, तो उसको बैक डेट से भी लागू कर सकते हैं। आपराधिक कानून, आपराधिक मामलों में जो भी कानून बनते हैं वो बैक डेट से लागू नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन करने का प्रावधान है? ये तो स्पष्ट है, 354 है, इसमें चर्चा की जरूरत नहीं है। प्रश्न 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद को राज्यों के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्यों के विषय यानी राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार होता है। 248, 49, 51। साथियों, अनुच्छेद 250 आएगा इसमें। 248 अलग है, 49 अलग है, 251 भी अलग है। इसमें 250 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग
प्राकृतिक संसाधनों की समानता और न्याय संगत वितरण से संबंधित है। तो साथियों, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 स्पष्ट रूप से ही इसमें उल्लेख है। आपने डिटेल में अगर उनको पढ़ रखा है, डिटेल में भी नहीं वैसे भी प्राकृतिक संसाधनों की समानता और न्याय संगत वितरण इस शब्दावली से ही स्पष्ट होता है। प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख है? देखो, ये जो अनुच्छेद 243 है, इससे जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 243 के बाद बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ है पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित, वो सारे 243 में ही जोड़े गए हैं। 243A, ये सारे अनुच्छेद अलग है, ध्यान रखना, एक के ही पार्ट नहीं है। 243 का पार्ट नहीं है ये चारों। 243A अलग अनुच्छेद है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो पंचायतों की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 243C के तहत किया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस न्यायिक निर्णय ने गोपनीयता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना है? तो वो है, अभी लेटेस्ट ही मामला है 2017 का, पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2007। आगे चलते हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश राज्य बनने से पहले किस राज्य का हिस्सा रहा है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। देखो, हिमाचल प्रदेश जब राज्य बना उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, और केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये पंजाब का हिस्सा था। पंजाब का जब विभाजन हुआ 1966 में, पंजाब से हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया, चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और उसी में से हिमाचल प्रदेश को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। तो हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर का नहीं था। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार राइट टू वोट मिला हुआ है किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 325 के तहत है, या 326 के तहत है, या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है, या फिर अनुच्छेद 21 के तहत है? यहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 325, 26 निर्वाचन से संबंधित ही है, और 21 को आप वैसे ही अनुमान लगा सकते हो क्योंकि 21 का बहुत ज्यादा विस्तार कर रखा है। लगभग 40 से भी अधिक अधिकारों को अनुच्छेद 21 में शामिल कर रखा है। तो आप इस पर भी टिक कर सकते हो गलती से। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 325 और 326 मतदाता के पंजीकरण से संबंधित है, ना कि वोट देने के अधिकार से। राइट टू वोट का जो अधिकार मिला हुआ है, या वो मत देने का जो अधिकार है, वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 के तहत मिला हुआ है, 62। तो आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिए अच्छे से। कौन सा गलत है? देखो, साधारण चुनाव में, यहां पर ये मुख्य रूप से ये मान के चलो विधानसभा या लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र, या आप कोई भी चुनाव मान लो, कोई बात नहीं है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा। एक निर्वाचन क्षेत्र है और दूसरा है, तो कोई भी व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा, यानी एक से अधिक नहीं देगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके सभी निर्वाचन क्षेत्र के मत शून्य होंगे। वो बात अलग है कि आपको भी पता है, बहुत से लोगों के जो वोटिंग कार्ड है 2 जगह के बने हुए हैं, तो अगर वो आधार से जुड़े हुए हैं तब तो उसका पता चल जाता है, और उसको एक जगह से काट दिया जाता है। सीधा जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनके पास सूचना पहुंचती है कि ये दो जगह से जुड़ा हुआ है। तो निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं, बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से उनसे संपर्क करके दोनों जगह के बूथ लेवल अधिकारियों से एक जगह का नाम काट दिया जाता है, व्यक्ति से पूछ के कि आप कहाँ का रखना चाहते हो। लेकिन अगर आधार से लिंक नहीं है तो पता नहीं रहता है, इसलिए लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। बाकी इस तरह का भविष्य में कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन नियमानुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन में मत नहीं देता है। अगर वो साबित हो जाता है तो उसके वो सभी जगह के मत शून्य होंगे। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। किसी चुनाव में कोई भी व्यक्ति
एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक बार वोट नहीं देगा। यहां पर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोट नहीं देगा, यहां पर एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार वोट नहीं देगा, चाहे उसका नाम निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में उसका नाम चाहे 2 बार है, एक से अधिक बार उसका पंजीकृत है, तो भी उसने अगर एक से अधिक वोट दिया तो उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके सभी मत शून्य होंगे। ये भी सही है। अब चलते हैं आगे। अगर कोई व्यक्ति कारावास में बंद है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है, अभिरक्षा मतलब कस्टडी में है, तो वह मत नहीं देगा। और एक यह है कि निवारक निरोध के तहत अधीन जो व्यक्ति निरुद्ध किया गया, निरुद्ध मतलब हिरासत में लिया गया है, वो व्यक्ति डाक मतपत्र से वोट नहीं डाल सकता। यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो साथियों ध्यान रखना, ये बात भी सही है, अगर कोई व्यक्ति कारावास में बंद है तो वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन अगर निवारक निरोध के तहत किसी को हिरासत में ले रखा है तो उसको डाक मतपत्र से वोट डालने का अधिकार होता है। तो प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि उसे वोट नहीं डाल सकता डाक मतपत्र से, जबकि वो वास्तव में वोट डाल सकता है। तो साथियों ये आज के हमारे 10 प्रश्न थे और आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ इससे लाभ जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने इस सेशन के नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी कम आई है, ज़्यादा आई है, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा अगर आप पढ़ते रहोगे तो। पढ़ना ना पढ़ना और तनाव लेना ये असफलता की निशानियां हैं। आप लगातार पढ़ते रहो, एक दिन 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। बस निरंतरता बनाए रखो, डेडिकेशन, सहनशीलता, ये सब लगे रहो। बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, एक पीक पॉइंट पर पहुंचकर फिर किसी समस्या को के बहाने वो अपनी तैयारी से दूर चले जाते हैं और हमेशा के लिए अपने एक असफल होने का गम झेलते रहते हैं पूरी जिंदगी। तो आप ऐसा ना करें। धन्यवाद।